कार्बन एक अधातु है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। कार्बन क्या है? एक अधातु है जिसका परमाणु संख्या 6 होता है। इसे आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 4a में रखा गया है। यहाँ से आपके लिए एक प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? बहुत आसान सा, बहुत अच्छा प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। फिर आता है अपरूपता, एलोट्रॉफी। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो वो अपरूप कहलाते। जैसे दो पदार्थ आप लो, उसका रासायनिक गुण आपको समान मिल रहा हो लेकिन भौतिक गुण अलग अलग मिल रहा हो तो उस दोनों को क्या कहा जाएगा? अपरूप कहा जाएगा, जैसे मिलता जुलता रूप कहा जाएगा। और इस घटना को ही क्या कहा जाता है? अपरूपता, एलोट्रोपी कहा जाता है, अपरूपता। जैसे कि कार्बन के दो मुख्य अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। मतलब इस दोनों का जो रासायनिक गुण होता है वो समान होता है लेकिन जो भौतिक गुण होता है, भौतिक गुण तो ये सब हो गया, चमकने वाला चीज़ सब हो गया, वो क्या होता है? भौतिक गुण होता है, तो वो अलग अलग होता है। रासायनिक गुण की बात करें तो रिएक्शन जो होता है इसका, जैसे दोनों धातु है या धातु है, तो ये सब जो होता है वो रासायनिक गुण होता है, तो वो दोनों क्या है? दोनों का समान है। तो कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन कौन से हैं? हीरा और ग्रेफाइट। अब हीरा का प्रमुख गुण यहाँ पे दिया गया है, यह ताप का, 1 मिनट, यह ताप का एवं विद्युत का कुचालक होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत का कुचालक तो सबको पता ही रहता है, साथ ही हीरा जो होता है ताप का भी कुचालक होता है। मतलब वो गर्म नहीं होता, मतलब कुचालक मतलब हो तो जाएगा ही पर बहुत टाइम लगेगा, ठीक ना। यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, यह किसी भी द्रव में नहीं घुलता है, इस पर अम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह है हीरा। इसके रवे घनाकार होते हैं, इसका अपवर्तनांक 2.417 होता है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न, मेनली एसएससी में पूछा जाएगा इसे प्रश्न कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.417, 2.417। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि सोने का शुद्धता जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, तो वैसे ही जो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.417, अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह बहुत चमकता है। इस पर रेडियम से निकलने वाली एक्स किरण के पड़ने पर यह हरा रंग प्रदर्शित करता है। अब शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें बोल्ट कहा जाता है, जिसका उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। शीशा काटने में जिसका प्रयोग किया जाता है वो होता है काला शीशा, जिसे हम क्या कहते हैं? बोल्ट कहते हैं। ओके। और साथ ही जब आप परचेज करने जाओगे ना हीरा, तो वो रत्ती में बिकता है। रत्ती, कितना रत्ती लोगे? एक रत्ती का प्राइस होता है, तो उस प्राइस पे आपको, या फिर कहीं खोजा भी जाता है ना तो कहा जाएगा 200 रत्ती का हीरा मिला, तो ऐसे ही खोजा जाता है। ग्रेफाइट के प्रमुख गुण, ये हो गया हीरा का ऊपर था, ठीक ना। ग्रेफाइट का क्या है? यह विद्युत का सुचालक है। सॉरी, इसका आपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। कागज पर रगड़ने से यह उस पर काला निशान बना देता है, इसीलिए इसको काला शीशा भी कहा जाता है। ग्रेफाइट को ही काला शीशा कहा जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्टी में, इलेक्ट्रोड के रूप में एवं कार्बन आर्क बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ कहाँ होगा? तो पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में ही होता है, ठीक ना। कहीं कहीं स्नेहक का भी प्रयोग होता है। इलेक्ट्रोड के रूप में और कार्बन आर्क बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। हीरा में कार्बन sp3 एवं ग्रेफाइट में कार्बन sp2 परसंकरित रहता है। अब हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल है, जिसे प्रकृति द्वारा पृथ्वी के कुछ विशेष प्रकार के अवसादी चट्टान के बीच बने भंडारों में संरक्षित किया गया। यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो पेट्रोलियम होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? सेडिमेंट्री रॉक से, अवसादी चट्टान से, ठीक ना। अवसादी चट्टान से मिलता है हमको पेट्रोलियम, कच्चा तेल यानी हाइड्रोकार्बन। ओके। अब हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो है संतृप्त। संतृप्त क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड पढ़े होंगे, इससे पहला जो अबुल भस्म था ना उसमें, सॉरी विलयन विलायक जो था उसमें हम पढ़े हुए थे संतृप्त क्या होता है और संतृप्त क्या होता है, और एक था मतलब अति संतृप्त क्या होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता एक सहसंयोजी अपबंध द्वारा संतुष्ट हो, उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे कि एल्केन है, फिर से रिपीट कर लो, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसका प्रत्येक कार्बन परमाणु के चारों ओर
संयोजकताओं का सहसंयोजी आबंध जो संतुष्ट करता हो उसे हम कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जिसका एग्जाम्पल है एल्केन, क्या हो गया, हाइड्रोजन का संतृप्त हाइड्रोकार्बन हुआ। एल्केन श्रेणी में सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, 10th क्लास में पढ़े होगे, आपको रिपीट करके याद कर लो। एल्केन का क्या होता है CnH2n+2, जहाँ पे N जो है उसमें कार्बन के परमाणु कितने उपस्थित है उसको दर्शाता है। जैसे कि मीथेन में 1 होता है, इथेन में 2 होता है। तो एक लाइन से अगर आपको याद रहेगा तो आसानी से टिक कर पाओगे। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एल्केन। जैसे मीथेन का 1 होगा तो C1H2 गुने 1 + 2 करोगे तो C1H4, तो लिखा जाता है CH4। मीथेन का क्या हो गया CH4 हो गया। तो ऐसे ही निकाला जाता है। आगे दिया गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 निकटस्थ कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध अथवा त्रिबंध बनाकर अपनी संयोजकता को संतुष्ट करते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केलिन कहते हैं। एल्केलिन श्रेणी का सामान्य रासायनिक सूत्र CnH2n होता है। देखिए एल्केन का क्या था CnH2n+2, एल्कीन का क्या है, लास्ट में जो 2 है ना वो हट गया। देखो नाम सबका मिलता जुलता है, आपको लगेगा याद है, लेकिन कॉपी पे एक दो बार लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस में, तो दिक्कत हो जाएगा। एल्केन का क्या हो गया CnH2n+2 था, एल्कीन का क्या है CnH2n है, और आगे हम पढ़ेंगे एल्काइन, इसमें एल्काइन है, क आकार है, एल्काइन, ये क्या है CnH2n-2 है। ओके, तो अभी हम एल्कीन में क्या पढ़े CnH2n है। इस श्रेणी का पहला सदस्य एथीन होता है, ठीक ना, एथीन C2 से शुरू ही होता है। त्रिबंध वाला असंतृप्त सामान्य कार्बन जो होता है, इसमें 3 बॉन्ड होता है, वो होता है एल्काइन। एल्काइन का सामान्य रासायनिक सूत्र CnH2n-2 होता है। सबसे सरल एल्काइन इथाइन C2H2, मतलब ये भी इथाइन से शुरू होगा, इथाइन से, तो C2H2, इसमें क्या है ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, मतलब कार्बन का 4 बॉन्ड होता है। अब तीसरा पॉइंट दिया गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन, जिसका फार्मूला होता है C6H6, सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जिसकी संरचना यहाँ पे दिया गया है, C6 दिया गया है और H5 दिया गया है। प्रत्येक कार्बन का 4 यहाँ पे कंप्लीट किया गया है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। याद रखिए अगर बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो यानी C6H5 कर दो, ये बन जाता है आपका फिनाइल। इसका एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है फिनाइल का क्या होता है, तो C6H5 हो गया। अब आगे दिया गया है समावयवता, आइसोमेरिज्म, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उसके गुणों में अंतर हो। यहाँ पे देखो रसायन जो अणुसूत्र है वो समान है, एक ही जैसा है, लेकिन उसका गुण में अंतर आ गया, तब इस विशेष गुण को समावयवता कहते हैं, यानी आइसोमर्स कहते हैं। और प्राप्त यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं मेनली। पहला है संरचनात्मक आइसोमेरिज्म और दूसरा क्या है त्रिविम समावयवता यानी आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक में है यह परमाणु के भिन्न बंधों के कारण उत्पन्न होता है और यह अंतरिक्ष में परमाणुओं के भिन्न प्रबंध के कारण उत्पन्न होता है। अब आते हैं बहुलीकरण पे, पॉलीमराइजेशन पे। जब एक ही यौगिक के 2 अथवा अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बना, जैसे नाव के संलयन होता है ना, वैसे ही एक ही यौगिक के 2 अथवा अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाएगा। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बहुलीकरण कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को मोनोमर और उत्पाद को पॉलीमर कहा जाता है। पॉलीमर समझ के किसको कहा जाता है, जो बहुलीकरण में भाग लेगा उसको कहा जाएगा उत्पाद को, और जो अणु होगा उसको मोनोमर कहा जाता है। बहुलीकरण की विशेषताएं क्या होता है, इसमें एक ही यौगिक के अणु परस्पर संयोग करते हैं। इसमें एक ही यौगिक के अलग अलग अणु जो होता है वो परस्पर संयोग करता है, किसी भी अणु का निष्कर्षण नहीं होता। इसमें बहुलक का अनुभार मूल यौगिक के अनुभार का गुणज होता है, मतलब मल्टीपल होता है। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है स्टार्च और ग्लूकोज। प्राकृतिक बहुलक जो है उसका उदाहरण क्या सब है, स्टार्च और ग्लूकोज, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण लाह है। लाह अनुसंधान केंद्र आपको कहाँ मिलेगा, रांची में मिलेगा, ठीक ना। रासायनिक विधि से तैयार प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है थर्मोप्लास्टिक
और दूसरा क्या होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या हो गया?